कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो आज से आप लोगों की एक नई जर्नी एक हिसाब से आप लोग कह सकते हैं। और बेसिकली जो हमारा जो सामने बड़े एग्जाम हैं, ठीक है, स्पेशली आरओ लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, इसके हम लोग एक प्रकार से शुरुआत करने वाले हैं। दूसरा, ये मत समझना कि ये एग्जाम सिर्फ आपके मतलब आरओ या इसके लिए ही ये क्लासेस हैं। ग्रुप सी के एग्जाम भी आपके इसके अंदर कवर किए जाएंगे, यानी आपको क्या पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको भी एग्जाम में इजीली हैंडल कर सकें। मुख्य उद्देश्य ये है। दूसरा, फॉरेस्ट गार्ड का 9 अप्रैल को पेपर है, मुझे पता है सारा कंटेंट आपको पढ़ाया गया, सिर्फ और सिर्फ उसमें उत्तराखंड के सरकारी आंकड़े, आर्थिक जो अभी बजट वगैरह आएगा, आर्थिक सर्वे वगैरह, इसके अलावा कुछ एक आध वीडियोस करंट अफेयर की वो मैं करा दूंगा, ठीक है। इतना ज़्यादा तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बजट है और 1 महीने बाद पेपर है, तो कहीं ना कहीं बजट से संबंधित क्वेश्चन आएगा वहाँ, ठीक है, वो मैं करा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और ऐसे बैलेंस से बनाया जाएगा कि ग्रुप सी वाले भी कवर हो जाएं और बेहतर जो मतलब अपने आप पे जो प्री और मेंस लेवल के जो एग्जाम हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरी अकेले की जर्नी है, अकेले की मेहनत नहीं होगी। जितना एफर्ट मैं आपके साथ दूंगा उसका दोगुना एफर्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उत्तराखंड को मिनिमम समय देना है। मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप लोग उत्तराखंड ही पढ़ने में लग रहे, आप भूल जाइए कि किसी जमाने में आपका सिलेक्शन होगा, यानी आप चयन होंगे, ये भूल जाना। मैंने जितना कंटेंट आपको उत्तराखंड का बताया है कि आपको परीक्षा मानी विंसेर ईयर बुक की किताब पढ़िए, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अनावश्यक बिल्कुल मत पढ़ना, आप उसी में उलझे रहोगे। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ये आपके लिए बहुत है, ठीक है। और अधिकतम कुछ हो सकता है तो उत्तराखंड इतिहास की कोई किताब ले लेना, उसको आप लोग पढ़ लेना, इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, हम लोग एक काम करेंगे, पॉलिटी की क्लास के साथ दूसरा भी एक सब्जेक्ट चलेगा। आप लोग मुझे बता देना आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा इसके साथ कौन सी क्लास चलानी है, मैं वो लेके आऊंगा। 2 दिन हो सकता है कि हफ्ते में हम लोग 3 सब्जेक्ट साथ लेके चलें क्योंकि समय कम बचा है। अब देखना बच्चों, सबसे पहले आता है कि प्रस्तावना, प्रियम्बल होती क्या है संविधान की, ठीक है। समझना भी है, क्वेश्चन भी निकालने कहां से पूछा जा सकता है। देखिए, ये कुछ भी नहीं है बच्चों, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रकार से सार है, यानी संविधान की समरी है, सार, यानी स्टार्टिंग में जो संविधान में जो अंदर लिखा गया है उसको बताया गया, या आप लोग ये कह सकते हैं एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है, यानी एक भूमिका है संविधान की। क्या है? भूमिका, या फिर आप संविधान का इसको परिचय भी कह सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जब हम, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़े क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं सब कुछ। आप सपोज चलो एक नैनीताल पकड़ लो आप, ठीक है। नैनीताल में आप लोग, नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल जो टाउन है उसके बारे में अगर आप देखोगे, बहुत सी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। आप कहीं देहरादूनी के बारे में देखो तो अगर आपको कोई कहेगा एक लाइन में बोल, एक शब्द में बोल उसके बारे में, तो आप कोई एक ऐसी फेमस चीज बता दोगे तो आप सरोवर नगरी कह दोगे। आपने नैनीताल का सरोवर कह दिया, वहां आप ताल घूम गए आपके दिमाग में, तो पूरे नैनीताल का वर्णन कर देगा, वहां पर ये है, इसके किनारे वो है। तो उसी तरीके से संविधान में भी एक चीज हमारी होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, उसका एक सार है कि उसके जो इसके अंदर लिखा होगा बच्चों प्रस्तावना में, वो पूरा बताएगा आपको कि अंदर इसके क्या क्या है, किस तरीके की चीजें हैं, अंदर उसको इलेबोरेट किया गया होगा, ओपन किया होगा, खोला गया होगा, और यहां पर उसको समराइज किया होगा, समरी। यानी प्रस्तावना अपने आप में एक संविधान की सार है, अपना भूमिका और परिचय है, ठीक है। अब मेन चीज आता है बच्चों, ये जो सर्वप्रथम है ये किस देश के संविधान ने अपने संविधान में डाला। तो अगर क्वेश्चन कभी ये पूछता है सर्वप्रथम प्रस्तावना को किसने अपने संविधान में डाला, तो सर्वप्रथम यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने संविधान में इसको शामिल किया। यानी अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश था कि जिसने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया, तो सबसे पहले किस देश ने शामिल किया, तो यूएसए ने संविधान में सबसे पहले किसको शामिल किया था, प्रस्तावना को शामिल किया गया था। ठीक हो गया, इंट्रोडक्शन है। अब हमारे देश में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया, हर चीज, तो एंड में जब संविधान लगभग पूरा हो चुका था, लास्ट में उसको प्रस्तावना भी डाली। यानी प्रस्तावना कोई स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं था, प्रस्तावना एंड में शामिल की गई जब संविधान बनकर लगभग पूरा हो गया था। तो मेन क्वेश्चन ये आता है, सर इतने लेट क्यों संविधान में प्रस्तावना को इंक्लूड किया गया, जबकि संविधान पहले से। बच्चों ये मेन क्या था, स्टार्टिंग में पहले पूरी किताब लिखी गई, स्टार्टिंग मतलब सबसे पहले, उसके बाद क्या किया गया, उसको समराइज करने के लिए उसके मेन की पॉइंट, यानी वो एक उद्देश्य बता रहा है, वो आपको बता रहा है प्रस्तावना कि आपके संविधान में क्या क्या चीजें अंदर देखने को मिलेंगी, उसका एक प्रकार का समराइजेशन जो किया गया है वो किसके तहत किया गया, प्रस्तावना के तहत किया गया है, ठीक है। अब इसको किसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यानी अगर क्वेश्चन लिखो परिचय, जो एक व्यक्ति थे N.A. पालकीवाल,
क्या नाम था उनका, N.A. पालकीवाल, N.A. पालकीवाल। इन्होंने क्या कहा बच्चों, प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। लिखो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसका इंट्रोडक्शन अपने आप में कहाँ देखने मिलता है, ये प्रस्तावना में। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बच्चों प्रस्तावना आखिर है क्या, यानी किस चीज को हम देखेंगे। अब आपने एक चीज सुनी होगी, ऑब्जेक्ट जो प्रपोजल था, उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, सुना है ना, उसको शायद 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट भी किया गया था, आपने सुन लिया होगा वो प्रस्तावना उद्देश्य। तो जो नेहरू के द्वारा, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, कहां, संविधान सभा में, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके कुछ संशोधनों के साथ क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना। यानी कहीं न कहीं नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाके अपने आप में संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना बनी, यानी कुछ इसमें चेंजेस के साथ इसको हुआ, ठीक है। अब क्या मेन चीज है, क्या इस प्रस्तावना में क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या सर जब स्टार्टिंग में हमने प्रस्तावना को स्वीकार किया, प्रस्तावना को संविधान में डाला, तो क्या इसमें संशोधन हुआ? बिल्कुल हुआ। इसमें बच्चों एक बार अपने आप में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, इसमें बच्चों एक बार, ये बहुत स्टार क्वेश्चन कर देना इसको, ठीक है। इसमें एक बार ही संशोधन हुआ है और वो संशोधन था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपकी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। यानी आपके संविधान में 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष या अखंडता, ठीक है। लिखो, इसको लिखो, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जो भी बोलते हो, ठीक है, या पंथनिरपेक्ष भी लिख देना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेन चीज क्या है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना क्या है, सार या भूमिका परिचय पत्र है। यूएसए के संविधान में सबसे पहले इसको शामिल किया गया था, N.A. पालकीवाल ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसी में हमें उसी को आगे जाके प्रस्तावना। इसमें चेंजेज हुए बच्चों, जो भी आपका प्रियम्बल था उसमें चेंजेस हुए, और एकमात्र बार उसके अंदर प्रियम्बल में चेंजेस हुआ था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, जिसके तहत 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को संविधान में क्या किया था, शामिल किया गया था। अब यहां से आते मेन चीज, आखिर ये प्रस्तावना है क्या, मतलब सर हम कैसे। अब देखना, बचपन से, या आप लोग तो बचपन क्या आजकल की किताबों में तो आते ही, आपने कई बार एनसीईआरटी की किताबें देखी होंगी, उसमें स्टार्टिंग में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, इसके अलावा स्वतंत्रता की बात, 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, उपासना या अपने आप में धर्म को मानने की जो भी है, और समता, बंधुत्व, इस टाइप की कुछ बातें कही गई हैं, तो वो सब संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। तो क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछा जाता है वो आपको देखना है। देखो, प्रस्ताव ऐसे लिखो, प्रस्तावना का क्रम, प्रस्तावना का क्रम, यानी आपकी जो संविधान की प्रस्तावना, आखिर उसका क्रम क्या है, यानी एक सीरीज क्या है। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी प्रस्तावना का हमारा जो सीरीज है, देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण, अभी समझाऊंगा, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे ही लिखना, समाज, अभी बताता हूं, ठीक है, समाजवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य लिखो, समाजवादी, अभी बताता हूं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष व
लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी आपका संविधान की प्रस्तुत, ये भारत के संविधान की जो हमारा है ये प्रकृति है, हमारा मतलब जो नेचर है हमारे देश का, वो इस प्रकार से होगा कि हम लोग क्या होंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे। यानी कोई भी राष्ट्र हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब है हम अपने आंतरिक इंटरनल हमारे देश का मैटर है या हमारा एक्सटर्नल मैटर है वो हम खुद ही सॉल्व करेंगे। कोई भी देश हम पे दबाव नहीं बनाएगा, हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं, किसी देश के अधीन नहीं हैं। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो अपने विदेशी मामले या देश के मामले को स्वतः ही डील करेगा। ठीक है। समाजवादी, हमारा नेचर है समाजवाद, यानी लोकतांत्रिक समाजवादी, अर्थात हमारा जो काम होगा यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, यहाँ सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करेगा, और हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, हमारी जो सरकारें हैं, उनका मुख्य काम होगा वो गरीबी का निवारण करें, वो असमानता को कम करें, वो लोगों को अपने आप में क्या करें, सशक्त बनाएं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान नजर से देखेगा, किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करेगा। धर्म व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला होगा, यानी राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, धार्मिक बुराइयां हैं तो उसको सुधारने के लिए प्रयत्न कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक होगा, यहां पर जनता के पास क्या होगी, शक्ति होगी, और जो गणराज्य है अर्थात जो देश का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक पद है, यानी जो देश का प्रथम नागरिक है, जो यहाँ का मुखिया है, वो अपने आप में निर्वाचित होगा, भले ही वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अर्थात गणराज्य होगा। ठीक है। ये भारत के संविधान की प्रकृति बताता है। अर्थात इस तरीके से हमारा क्रम होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, यानी कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात करता है बच्चों। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक प्लस राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है। प्लस राजनीतिक न्याय, यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय, तथा इसमें स्वतंत्रता जो होगी बच्चों, किस किस चीज की स्वतंत्रता होगी, ये संविधान की प्रस्तावना कह रही है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा। ये होगा बच्चों किसकी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। ठीक है, लिखो विचार, आपके थॉट क्या है आप रखिए, आप किसी चीज को कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता है, यानी आप उसको बोल के करें, लिख के करें। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, वह किसकी होगी? अपने आप में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ठीक है, लिखो धर्म, आपका कौन सा धर्म है, आप स्वतंत्र है उसको मानने न मानने के लिए, आप किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, अब वो आपकी मर्जी है। और उपासना, आप किसी की पूजा करने का कैसा तरीका है, ठीक है, किसी को कैसे। यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे समता, 2 प्रकार की समता की बात की है। हर किसी की अपनी प्रतिष्ठा है, समता, ठीक है, यानी उसकी प्रतिष्ठा है, गरिमा है, और उसको अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है, देखो प्रतिष्ठा प्लस अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, यानी देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत के संविधान की प्रकृति कैसा है पूछेगा तो आपका ये आंसर होगा। और इसका क्रम भी याद रखना है। ठीक है, पहले ये वर्ड आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। क्वेश्चन पूछेगा न्याय कितने प्रकार का? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। क्वेश्चन पूछेगा समता कितने प्रकार की? 2, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। ठीक है, ये बच्चों संविधान की जो है उद्देश्य है। ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये हमारे संविधान की क्या है? उद्देश्य है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, उसने सरकारों को जो उद्देश्य, यानी सरकार को, जो राष्ट्र को जो उद्देश्य बताए, वो ये बताए आपने कैसे न्याय करना है, कैसे स्वतंत्रता करनी, कैसे समता के साथ बिहेव करना है। और आपके संविधान की जो प्रकृति बताई, आपके राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति बताई, वो इस तरीके से बताई। ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने की बात कही है। यानी हमारा देश जो होगा वो हर किसी व्यक्ति की गरिमा का क्या करेगा? सम्मान करेगा। यानी व्यक्ति की गरिमा व
राष्ट्र की हम लोग एक हैं, ठीक है, ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जो राष्ट्र की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाए। एकता व अखंडता के बंधुत्व को, भाईचारे को बढ़ाने वाला है, बंधुत्व को बढ़ाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। व्यक्ति की एकता व राष्ट्र की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाले, लिखो अखंडता को, ये ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने की बात करेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक अंतिम तिथि लिखी गई होगी, दिनांक जो पूछता है वो 26 नवंबर 1949 को, ये डेट पूछता है पेपर में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को 3 वर्ड लिखे होंगे बच्चों। एक लिखा होगा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी अंगीकृत करते हैं, हम इसको अपनाते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित यानी इसको एक्ट बनाते हैं, और इसको आत्मसात करते हैं, आत्मार्पित, ठीक है। यानी इसमें 3-4 शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी ये अपने आप में जो शब्द आते हैं अंगीकृत, आत्मार्पित, ठीक है। आत्मार्पित करते हैं, ठीक। यानी कहीं ना कहीं अब आपको ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना है ये है, आपको पहले ये याद रखना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्रम पूछता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संविधान की प्रकृति कैसे एक बचेगा, ये है। दूसरा, इसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अभी समझाता हूं, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, 5, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। कितने प्रकार की समता की बात की, 2, प्रतिष्ठा व अवसर की समता बढ़ाने की, ये इतने से क्वेश्चन पूछता है। बाकी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने व के लिए दिनांक इतने 26 नवंबर, ये क्वेश्चन तिथि पूछता है कि आपकी प्रस्तावना में जो है तिथि कौन सी अंकित है, यानी कौन सी डेट उसमें लिखी गई है, दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। अब बच्चों देखना, संविधान में इसमें जो प्रस्तावना है उसमें संविधान में अधिकार का स्रोत किसको माना गया, भारत की जनता को। हमेशा ध्यान रखना, आपके संविधान की प्रस्तावना में जो स्रोत है, अधिकार का स्रोत, यानी उस किसको माना गया है, जनता को। तो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है, यानी संविधान को जो अधिकार मिला है उसका स्रोत कौन है, जनता। संविधान के अधिकार यानी संविधान को ये राइट किसने दिया है, अधिकार का स्रोत यानी सोर्स कौन है, जो ये अपने आप में ये है भारत की जनता, ठीक है। भारत की जनता जो है संविधान में अधिकार का क्या अपने आप में स्रोत है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अब जो मेन कीवर्ड आते थे मैं आपको उसको समझाता हूं, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। देखो पहला है, मैं लिखाऊंगा नहीं, आप लोग खुद लिख लेना मेरे बोलते बोलते। पहला है संप्रभुता, इसको प्रस्तावना में इसको बोला जाता है सोवरेंटी। अगर कभी क्वेश्चन आता है कोई राष्ट्र संप्रभु है, इसका तात्पर्य है, ऑप्शन दे देगा 4। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कोई राष्ट्र सोवरेंट है, सोवरेनिटी उसके अंदर है, इसका क्या तात्पर्य। संप्रभुता का अर्थ सीधे सीधे लिख देना बच्चों, कोई भी राष्ट्र अपने आंतरिक व बाह्य मामले में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है, वो किसी का गुलाम नहीं है, कोई डोमिनियन स्टेट नहीं है, अर्थात भारत न किसी अन्य देश पर निर्भर है, न किसी का डोमिनियन है, आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। इसका यह मतलब नहीं कि आप यूएनओ के मेंबर हैं तो यूएनओ के दबाव में काम करो, या आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हो तो कॉमनवेल्थ के दबाव में काम करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है, भारत न किसी पर निर्भर है, किसी देश पे, न किसी देश का डोमिनियन है, ठीक है, इतना लिखना है। दूसरा देखना, तो संप्रभुता का अर्थ सोवरेनिटी का लिखो, भारत किसी राष्ट्र पर निर्भर नहीं है, ना किसी राष्ट्र का डोमिनियन है, भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है, इसका मतलब होता है, ठीक है। अब देखो कई लोग कहते हैं कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बना, 1949 में बना भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर। कॉमनवेल्थ सुना होगा ना, जैसे कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। क्या होता है कॉमनवेल्थ, जो राष्ट्र ब्रिटिश के कभी ना कभी अधीन रहे हों, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश जो था पहले, उसने बहुत से राष्ट्रों पर अधिकार किया, वो जो ब्रिटिश के अधीन रहे हों, वो ब्रिटिश के अधीन जब स्वतंत्र हुए तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ब्रिटिश ने, तो वो कॉमनवेल्थ वही मेंबर हैं जो ब्रिटिश के अधीन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ में वही कंट्री भाग लेते हैं, आपने देखा होगा गेम्स में। दूसरा बच्चों समाजवादी, यानी ये अर्थ भी आपको पता होना चाहिए,
इसको दो अर्थ हैं, ठीक है। समाजवादी ये कब जोड़ा गया, मैंने ऊपर लिखा दिया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। ये समाजवादी दो तरीके से होते हैं बच्चों, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, एक साम्यवादी समाजवाद है। भारत में जो पाया जाता है बच्चों लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। समाजवाद ये कहां पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, इंडिया में। और दूसरा जो समाजवाद होता है साम्यवादी होता है, रूस वगैरह चीन वगैरह में साम्यवादी समाजवाद, ये रूस वगैरह चीन वगैरह में लिखो। इसमें क्या होता है साम्यवादी में, जो उत्पादन जिस चीज से करते हैं यानी उत्पादन के साधनों में यानी और वितरण में सरकार का नियंत्रण होता है, वहां निजी संपत्ति का हनन किया जाता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखने दी जाती है, वहां कद्दू कटेगा सबको बटेगा का सिस्टम है। अर्थात साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, इसके नीचे लिख लो, उत्पादन और वितरण के साधनों में सरकार का नियंत्रण व निजी संपत्ति का उन्मूलन, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप नहीं रख सकते हैं और जो भी आपका उत्पादन होगा या जिससे भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसके जो रिसोर्सेज होंगे, जो साधन होंगे या जो भी अपने आप में मेथड होगा उस पर क्या होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद जैसे भारत में है, यहां क्या होगा, यहां सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो अपने आप में गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी आप देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं और प्लस निजी क्षेत्र दोनों की क्या होती है, निजी क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है। अर्थात यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती वहाँ प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता है, यानी दोनों का सह अस्तित्व साथ साथ पाया जाता है। इसमें आप लोग ऐसे समझिए, जहाँ प्राइवेट स्कूल होते हैं, जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं। अर्थात सरकारी चीज़ें भी होंगी, प्राइवेट चीज़ भी होगी। जबकि साम्यवादी समाजवाद इसका जस्ट विपरीत है, वहाँ क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं होती है, उत्पादन व वितरण का राष्ट्रीयकरण होगा, वह निजी संपत्ति का उन्मूलन होगा, ठीक है। यानी जो भी उत्पादन व वितरण होगा उसका क्या होगा, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होगा, यानी गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है। और निजी संपत्ति क्या होगी, नहीं रखी जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का उन्मूलन होगा, ठीक है। निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाएगा, ये नहीं रखा जाता है, इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साम्यवादी समाजवाद। इसके अलावा बच्चों देखो हमारे देश का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है अब भारत में, अब यहाँ क्या होगा, इसमें क्या क्या किया जाएगा, गरीबी का उन्मूलन करने का प्रयास किया जाएगा, इसके अलावा जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, इसके अलावा बीमारी है, अवसर की समानता है, ये सब चीजें देखी जाती है, वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। तो इसमें लिख लो आप, इसके अलावा गरीबी का उन्मूलन, असमानता को कम करना, ये सब भी हमारे समाजवाद में देखने को मिलता है। और ये समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, पहले नहीं जुड़ा था, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला शब्द आता है वो धर्मनिरपेक्ष आता है। क्या आता है, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्या आता है, धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब, या पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया प्रस्तावना में, ठीक है। इसका क्या होगा, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा, राज्य या सरकार किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट करने पे बल नहीं देगी, उसके लिए सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो इसमें लिख लो, राज्य के लिए सभी धर्म समान, उसका अपना कोई धर्म नहीं, धर्म जो है व्यक्ति का व्यक्तिगत क्या होगा, मामला होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द आप जानते ही हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, आप लिखना पक्का। इसके अलावा हमने क्या लिखा बच्चों, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक लोकतांत्रिक, एक गणराज्य। ये दोनों के अर्थ भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो लिखो लोकतांत्रिक। अगला शब्द क्या लिखा उसमें, लोकतांत्रिक, यानी इसका क्या मतलब है, यानी जनता सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। वोट की चोट होती है ना, सर्वोच्च शक्ति जनता के पास, सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता में निहित होगी। इसको देखना, पब्लिक में जो होती है सबसे ज्यादा शक्ति होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब इसमें भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, कई देशों में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी, और कई देशों में अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष में क्या होगा, यहां पर पब्लिक खुद अपना काम नहीं करेगी, अपने चुने हुए लोगों के माध्यम से क्या चलेगा, शासन चलेगा। यानी प्रत्यक्ष का जस्ट उल्टा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष देखने को मिलता है जैसे स्विट्जरलैंड में, जर्लैंड। अब इसमें देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जैसे कुछ विशेषताएं मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इसमें क्या होता है, परिपृच्छा, यानी आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार होगा। अब यहां कहां ऐसा है, ठीक है, देखो परिपृच्छा, आप डायरेक्ट अपने विधायकों से, मंत्रियों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, परिपृच्छा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सीधा सीधा पहल, कोई नई चीज, कोई नया इनिशिएटिव करना हो,
तो पहल ये भी इसका एक गुण है, ठीक है, कोई नया इनिशिएट करना है, जबकि यहाँ हमारे देश में ऐसा नहीं है, कोई नई चीज करनी होगी कैसे पहल कर लोगे, तो पार्लियामेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा वापस बुलाना यानी प्रत्यावर्तन, यानी कोई आपने विधायक चुना या सांसद चुना, उसने सही काम नहीं किया तो आप उसको वापस बुला सकते हो, ठीक है, आप घर बैठो दूसरा भेजेंगे हम। इसके अलावा जनमत संग्रह, यानी कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां जनता से जनमत संग्रह करवाया जाता है, जो जनता ज्यादा लोग जिसके पक्ष में होंगे वो निर्णय लिया जाता है। यानी ये अब छोटे देशों में तो पॉसिबल है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है कि हर मैटर पे आप जनमत संग्रह कराओ, कहां 140 करोड़ की जनसंख्या, कहां 20 लाख 25 लाख की जनसंख्या, ठीक है, तो वो संभव नहीं है वे व्यावहारिक रूप से। तो ये परिप्रेक्ष्य, पहल करना, प्रत्यावर्तन करना और जनमत संग्रह करना जैसे जो गुण हैं बच्चों, वो कहां पाए जाते हैं अपने आप में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बच्चों दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय सिस्टम पार्लियामेंट्री, एक को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति सिस्टम यानी प्रेसिडेंशियल। ये कहां पाया जाता है, यूएसए में। यहां पर क्या होता है, इनके गुण तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और ये पाया जाता है जैसे ब्रिटेन और भारत में, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं, अभी यहां पर बताने की चीज नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे बच्चों जी राष्ट्रपति, ये बताया मैंने, अब क्या होता है, जो राजनीतिक लोकतंत्र, तब तक एक अंबेडकर जी ने कहा था कि जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, राजनीतिक, जैसे डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र यानी लोगों को वोट देने का अधिकार, किसी आधार पर उनके साथ भेदभाव न करो। तो अंबेडकर जी ने एक बार कहा था, ये स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, अंबेडकर जी लिखो, इन्होंने क्या कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि वहां सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र न हो। यानी कहने का मतलब, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। अब सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों में क्या होना चाहिए, असमानता खत्म होनी चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव न हो। तो अंबेडकर जी कहते थे राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं जब तक उसके मूल में, जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं, सामाजिक लोकतंत्र नहीं। अब सामाजिक लोकतंत्र नहीं का अर्थ क्या हुआ कि आपको यह पता होना चाहिए कि सामाजिक लोकतंत्र में स्वाधीनता होनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता, भ्रातृत्व को की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक लोकतंत्र के नीचे लिखो स्वाधीनता, समानता व भ्रातृत्व की भावना, यानी भाईचारे की भावना, सभी स्वतंत्र हो, सभी समान हो, ठीक है। इसके अलावा जो एक टर्म लिखा होगा उसमें गणतंत्र, रिपब्लिक, ठीक है। गणतंत्र का अर्थ एक बार पूछा था, गणतंत्र का मतलब होता है बच्चों जो राष्ट्र प्रमुख होता है, यानी राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ठीक है। लिखो जैसे भारत है, राज्य प्रमुख निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष या तो डायरेक्ट लोग वोट देंगे या लोगों के द्वारा चुने गए लोग उसको वोट देंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ठीक है, रूप से निर्वाचित जो होता है उसको बोला जाता है क्या, गणतंत्र, रिपब्लिक। अब कई देशों में जैसे भारत बच्चों, भारत में राष्ट्रपति देखो वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। भारत में ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा फिर उसका बेटा राष्ट्रपति, जबकि गणतंत्र कई जगह राजतंत्र होता है, राजतंत्र इसका उल्टा होता है। यहाँ राजतंत्र में क्या होगा बच्चों, वहां पर उत्तराधिकार का नियम चलता है, यानी राजा या रानी का बेटा ही राजा रानी बनेगा, जैसे ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ बट भारत में ऐसा नहीं है। अगर कभी पूछता है गणतंत्र का अर्थ क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बनाना राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसके अलावा जो न्याय की बात कही गई है, न्याय आपको बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार की न्याय की बात कही है। न्याय लिखाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब है सामाजिक रूप से सभी को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जाति, रंग, धर्म, मूलवंश के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। यानी इसके अलावा आर्थिक न्याय की बात कही गई, अर्थात सभी को अवसर की आप समानता दो, सभी को समान काम के लिए समान वेतन दो, कई चीजें होती हैं, ठीक है। लोगों को जिसके पास आर्थिक साधन नहीं उनको आर्थिक साधन उपलब्ध कराओ। इसके अलावा तीसरा न्याय बताया गया राजनीतिक न्याय, अर्थात लोगों को किसी आधार पर भेदभाव मत करो। वोटिंग लिस्ट में ऐसा नहीं कि मतदाता सूची बना रहे हो, आप किसी को जाति धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, चुनाव लड़ने के लिए रोक रहे हो, वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू नहीं कर रहे हो, किसी और आधार पर आप भेदभाव कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। वो कॉमन सेंस, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इसके अलावा स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए दो चीजें बच्चों, एक जो न्याय लिया गया ना, ये जो मैंने न्याय बताया, कौन सा न्याय, 3 प्रकार का,
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। यह है रूस की क्रांति से प्रेरित। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, रूस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक है, रूस की क्रांति से प्रेरित है 1917 की। और जो आपको ये पता होना चाहिए, जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। अभी मैंने स्वतंत्रता बताया ना, कौन कौन सी जो स्वतंत्रता बताई थी आपको, वो स्वतंत्रता 5 प्रकार की कौन कौन सी। स्वतंत्रता जो है अपने आप में समता, बंधुत्व, यानी स्वतंत्रता जो 5 प्रकार की है वो 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। यानी आप स्वतंत्र हैं हर चीज के, लेकिन शर्त रहित है, ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी करो। शर्त हैं जो संविधान जिसके लागू करता है, सीमाएं हैं उसकी भी, बट जो स्वतंत्रता है संविधान के प्रस्ताव में 1789 के फ्रांस की क्रांति से प्रेरित, फ्रांस क्रांति से प्रेरित है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी करो, इसकी भी लिमिटेशंस हैं जो आपकी शर्त हैं, ठीक है, उसके आधार पर। इसके अलावा बच्चों समता की बात कहिए, समता आपको पता चल गया, समता की बात का मतलब क्या है, अर्थात आप समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग न हो, इसमें लिखो विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अवसर प्राप्त कराना है, ठीक है। देखो विशेषाधिकार की अनुपस्थिति यानी कोई ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए जिसको कुछ विशेषाधिकार हो, विशेषाधिकार नहीं होगा, सबको समानता होगी, ठीक है, अवसर की समानता या कुछ भी हो, समानता सभी के साथ किया जाएगा, ये समता की बात करता है। वो तो मेन टर्मिनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ दिखते हैं समता वगैरह, ये सब हम पूरे संविधान में आगे पढ़ते रहेंगे, चाहे हम फंडामेंटल राइट के अंदर देखें समता कहाँ दिखेगा आपको, फंडामेंटल राइट ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, 14 से 18 तक के आर्टिकल में ये नागरिक समानता की बात करता है। इसके अलावा राजनीतिक पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है, जैसे आप किसी को ये मतदाता की नियमावली से वो जो सूची होती है उससे बाहर नहीं कर सकते जाति धर्म के आधार पे, या आप किसी के साथ वोट देने से किसी को रोक सकते हो, वो अलग चीज है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक समानता होती है, वो सब मैं आपको समता के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। लास्ट होता है बच्चों बंधुत्व, आपको पता ही है बंधुत्व क्या होता है। अब देखो प्रस्तावना को एक व्यक्ति थे बच्चों जिन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कुंजी नोट कहा था, अर्नेस्ट बारकर, यानी प्रस्तावना को कुंजी नोट किसने कहा था, लिखो अर्नेस्ट बारकर, लिखो प्रस्तावना को कुंजी नोट, प्रस्तावना को कुंजी नोट किसने कहा था, अर्नेस्ट बारकर के द्वारा, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी आप वैसे ही समझ जाओगे, उतना आपको दिक्कत है नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुंजी नोट किसने कहा था, ये किसने कहा था। अब लास्ट आता है बच्चों प्रस्तावना जो है हमारी मतलब क्या कहते हैं, प्रस्तावना को एक और शब्द कहा था कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, देखो के मुंशी ने कहा था, ठीक है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु, पूरा लिखना, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल, भविष्य फल, ये किसने कहा था, हमारे गणराज्य भविष्य, के एम मुंशी, लिखो के एम मुंशी जी ने कहा था, ध्यान रखना, ठीक है। हमारी संप्रभु गणराज्य का भविष्य फल है। अब आता है बच्चों क्या संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, लिखो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। देखो इसमें पहले केस हुआ था बेरुवारीवाद, इसमें संविधान बेरुवादीवाद, इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया था, ठीक है। बेरुवाड़ीवाद हुआ था बच्चों, एक बेरुवाड़ीवाद 1960 का था, बोला इसमें नहीं है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, आप संविधान का भाग नहीं मान सकते। लेकिन बाद में केशवानंद भारतीवाद हुआ, केशवानंद भारतीवाद 1973, बोला इसमें है, किसने कहा था, ये है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी वर्तमान समय में हम प्रस्तावना को जो है अपने किसका हिस्सा मानते हैं, संविधान का हिस्सा मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो प्रस्तावना है उसमें हमारे संविधान के की फीचर दिखते हैं, यानी जो हमारे सार दिखता है, तो आप इसमें संशोधन भी कर सकते हो, किया तो है,
क्या अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसी केशवानंद भारतीवाद में संशोधन का अधिकार दिया गया था, तभी तो 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ था, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो आपको बच्चों प्रस्तावना में इतना ही देखना है। अगर आप इतना करके चले गए तो आपका लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन प्रस्तावना से गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने एक टॉपिक देख लिया, हमने यहां कंप्लीट किया, आपका भी आज के आज कंप्लीट ये टॉपिक हो जाना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगला मतलब जो पोर्शन है, चाहे हम वो ज्योग्राफी से शुरू करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना किस वाले पोर्शन से आपको इसको शुरुआत करानी है, वहां से हम लोग नया टॉपिक क्या करेंगे इसका शुरू करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।